देखो, आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि गोल्ड की जो त्रिज्या थी वो कितनी है, 0.144 नैनोमीटर। ये गोल्ड की त्रिज्या का मान दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि इसकी ए यानी एकक कोष्ठिका की जो भुजा है, कोर है, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसका मान क्या होगा। तो हमारे पास ये बताया गया था कि गोल्ड जो है वो एफसीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है, एफसीसी चालक। अगर ये एफसीसी एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है तो हमारे पास सूत्र था एफसीसी के लिए √2a बराबर 4r। बोलो भाई, यही सूत्र था क्या? हमारे पास एफसीसी क्रिस्टल चालक के लिए ए और आर के मध्य संबंध का सूत्र यही कैलकुलेट किया था हमने कल। बस इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। अगर मुझे इसको नैनोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे लेना पड़ेगा 0.144 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। बेटा बात वही है, आप कैसे ही कर ले और 2√2 ले लो भाई। वो a बराबर 2√2r था, ये और ये चीज एक ही है, आप चेक कर सकते हैं। और ये और ये एक ही बात होती है, इससे कर लेते हैं सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी को मैं कन्वर्ट करके बताता हूं। आप a बराबर लेना है ना, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4r बाई √2। और आएगा कि नहीं आएगा? फिर देखो 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2 2r बटा √2 से √2 कट गया, आ गया 2√2r। ये देखो, अरे भाई ये तो मैथमेटिक्स से इंटर कन्वर्जन तो होते रहते हैं, इनमें एक ही बात है, ये भी और ये भी एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। कोई सा भी ले, आंसर एक ही आएगा। चलो इससे सॉल्व कर लो। हमको r का मान दिया गया है, a का मान निकालना है। a बराबर 2 इंटू √2 का मान कितना होता है, 1.414 इंटू 0.144 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। और इनको हम गुणा भाग करेंगे, भाग तो है ही नहीं, गुणा गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आंसर आएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या? बताएं भाई। इस सूत्र से करोगे तो भी यही आएगा, इससे करोगे तो भी यही आंसर आएगा। क्लियर है सबको? बताएं भाई। अरे क्लियर है कि इक्वेशन केवल 2 लाइन का प्रश्न था बस। जिसको ये या फिर ये सूत्र मालूम है वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। आगे बढ़े, बोलो भाई। आगे बढ़े भाई, जल्दी से जवाब दो, लेट मत करो। ठीक, ये हाँ तो तेने तो 0.44 कर दिया हरीश, मैंने भेज तो दिया था तेरे को 0.144 से करना है। तेने तो जाने क्या क्या डायग्राम बना दिया, सूत्र को कन्वर्ट कर दिया, जाने क्या क्या किया था तेने। तो वैसे तो कुछ करना ही नहीं है, जब हमारे पास आर और ए का रिलेशन है ऑलरेडी तो उसी से करेंगे ना, हम क्यों जबरदस्ती उलझन में पड़े। आपके पास सीधे सीधे से a बराबर 2r
काई के लिए होता है एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए कितना होता है √3a बराबर 4r, एफसीसी के लिए कितना होता है √2a बराबर 4r। ये बस ये तीनों चीजें जिसको पता है, रिलेशन पता होना चाहिए ए और आर का। जिस क्रिस्टल की बात करें वो जिस में क्रिस्टलीकृत हो रहा है जिस एकक कोशिका में, उसके लिए मान याद होना चाहिए। एक का मान वो देता है ए और आर में से, दूसरे का हमको निकालना होता है, सिंपल मैथ से। ठीक है, कर लेंगे ऐसे प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका का घनत्व स्मॉल डी, डेंसिटी। हेडिंग डालो भाई, एकक कोशिका का घनत्व। देखो भाई, यहां हम घनत्व निकालने के लिए हम कुछ एज्यूम करेंगे क्या, जैसे एकक कोशिका के कोर की लंबाई क्या है स्मॉल ए है, ठीक, और इसका घनत्व है स्मॉल डी, मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम, इन चीजों को हम एज्यूम करेंगे। तो लिखते हैं, माना एकक कोशिका के कोर की लंबाई, कोर का मतलब भुजा, स्मॉल ए, एकक कोशिका के कोर की लंबाई क्या मान ली स्मॉल ए, पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी, पदार्थ का घनत्व क्या मान लिया हमने स्मॉल डी, तथा मोलर द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान मान कितना कैपिटल एम है। हमने ये एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है, कोर की लंबाई स्मॉल ए मानी है, पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी माना है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम माना है। इसके बेसिस पर हम बात करेंगे एकक कोशिका के आयतन। एकक कोशिका का जो आयतन होगा वो कितना होता है, हमने संकुलन क्षमता में भी ज्ञात किया था उसको, कितना होता है भुजा क्यूब, अर्थात ए क्यूब होगा क्या, एकक कोशिका का आयतन ए क्यूब होगा। अब हम जानते हैं डी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, डी बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, किसका, एकक कोशिका का। हमें आयतन तो मिल गया एकक कोशिका का, हमें क्या निकालना है एकक कोशिका का द्रव्यमान। अगर हमारे पास दोनों चीजें हो तो क्या हम एकक कोशिका का घनत्व निकाल पाएंगे क्या, अगर हमारे पास एकक कोशिका का आयतन है, एकक कोशिका का द्रव्यमान है, तो क्या हम आसानी से एकक कोशिका का घनत्व निकाल पाएंगे। तो हमें आयतन तो मिल गया भुजा क्यूब, अब हम क्या निकालेंगे इसका द्रव्यमान। तो देखो, एक एकक कोशिका में एक एकक कोशिका में हमने माना चूंकि एन परमाणुओं का भार, एन मतलब क्या होता है अवोगाद्रो संख्या, सब जानते हैं 11वीं में पढ़ के आए हैं, अवोगाद्रो संख्या एन, परमाणुओं का भार कितना है भाई, अभी हमने बात की पदार्थ का घनत्व डी है और मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा परमाणुओं के भार का कैपिटल एम, क्योंकि मोलर द्रव्यमान और एक मोल का द्रव्यमान ही अवोगाद्रो संख्या के बराबर द्रव्यमान होता है। क्या आपको पढ़ाया है, एक मोल बराबर अवोगाद्रो, तो मोलर द्रव्यमान किसके बराबर होगा, एन परमाणुओं के भार के बराबर होगा, ठीक। इसलिए एक परमाणु का भार, इसलिए एक परमाणु का भार कितना होगा m बटा n होगा भाई, और इसलिए n या z
हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। परमाणुओं का भार ये कितना होगा, m बटा na इंटू जेड। अब देखो यहाँ n और z क्या है वो भी बता देता हूं साथ ही। n या लगा देता हूं वरना बटा समझ लोगे आप, z जो हमने एक एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या निकाली थी उसको हमने क्या माना था, n माना था। तो देखो उसको n भी मान सकते हैं z भी मान सकते हैं, कुछ बुक्स n मानती है कुछ बुक्स z मानती है, दोनों ही सही है, एजुमेशन है, हम कुछ भी मानते। लेकिन मतलब क्या है इसका, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या है ये, एक एकक कोशिका कोशिका में क्या है, परमाणुओं की संख्या। तो n या z समझ में आ गया क्या, क्या है n या z क्या है, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। तो हमारे पास क्या आ गया, एकक कोशिका का द्रव्यमान भी आ गया, एकक कोशिका का आयतन भी आ गया। तो दोनों को लिख लेते हैं। तो ये तो एक हमारे पास आयतन था, अब हम लिख देंगे एकक कोशिका में एकक कोशिका में एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान कितना निकला, m इंटू जेड बटा एन। द्रव्यमान ये है, आयतन ये है, घनत्व निकल जाएगा। तो क्या सूत्र बना, एकक कोशिका का घनत्व स्मॉल डी बराबर क्या आ जाएगा भाई, z इंटू एम बटा एन इंटू ए क्यूब। ये सूत्र समझ में आ गया क्या सबको, बोलो। बताओ भाई, ठीक है, नोट कर लें इसको जल्दी से। जल्दी से नोट करें इसको। लिख लिया क्या, बताया भाई, कंप्लीट कर लिया क्या, ये सूत्र निकालना था। ये सब याद रखना कंपलसरी नहीं है, केवल ये सूत्र याद होना चाहिए। ये सब हमने क्यों लिखा, ताकि हमें पता रहे कि ये सूत्र हमने इस प्रकार से बनाया है, इसलिए हमने ये सब लिखा है। मेनली सूत्र याद होना चाहिए आपको, d बराबर z इंटू एम बटा एन इंटू ए क्यू। जेड ना याद आए तो एन, दोनों एक ही बात है। क्या है ये,
जेड या एन एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या जो हम निकालते थे, HCC के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4, वो है ये जेड। ठीक है, सबका कंप्लीट है क्या भाई? ठीक, रिपीट, दोबारा देख लो भाई। वैसे इस सूत्र में कुछ भी नहीं है ऐसा, घनत्व की बात कर रहे हैं हम। घनत्व क्या है एकक कोशिका का? एकक कोशिका का घनत्व बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान बटा एकक कोशिका का आयतन। हमने एज्यूम किया कि किसी एकक कोशिका की कोर की लंबाई क्या है, स्मॉल ए है, पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी है और उसका मोलर द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है। हमने ये एज्यूम कर लिया। ठीक, तो इसके लिए हमने देखा कि हमें द्रव्यमान की भी आवश्यकता है और आयतन की भी आवश्यकता है। हम जानते हैं एकक कोशिका का आयतन क्या होता है, एकक कोशिका कैसी है, घन है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। तो हमें आयतन तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको निकालना था एकक कोशिका का द्रव्यमान। एकक कोशिका का द्रव्यमान जो है, हमने मोलर द्रव्यमान माना था कैपिटल एम। तो हमने देखा कि किसी एकक कोशिका में एन परमाणुओं का भार क्या होगा, कैपिटल एम होगा, क्योंकि एक मोल का द्रव्यमान ही क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। इसलिए एन परमाणुओं का भार कितना होगा, कैपिटल एम। एन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, कैपिटल एम के बराबर होगा। तो एक परमाणु का भार कितना होगा, एम बटा एन। इसी प्रकार उस एकक कोशिका में जितने परमाणुओं का योगदान है उनका भार कितना होगा, एम बटा एन इंटू जेड। क्लियर? ये सूत्र निकला हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास, एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं का भार या द्रव्यमान। तो इसको और इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी द्रव्यमान बटा आयतन, ये बटा ये। तो सूत्र निकल गया हमारे पास, डेंसिटी बराबर जेड इंटू एम बटा एन इंटू ए क्यूब। ये सूत्र याद होना कंपलसरी है, जरूरी है। ये सब याद ना रहे कोई जरूरत नहीं है, पर ये याद होना चाहिए। कौन क्या है ये याद होना चाहिए। जेड एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, एम मोलर द्रव्यमान, एन अवोगाद्रो संख्या जिसका मान कितना होता है वो भी लिख लो, यहां लिख देता हूं। एन बराबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 अवोगाद्रो संख्या का मान है, जो कि आप पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ करके आए हैं। और ए क्यूब, ए भुजा है, इसका मान आपको दिया जाएगा। क्लियर है क्या? मेरी केबल है, पोर्ट है। अब क्लियर है क्या भाई? जवाब दे भाई। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे एक, क्वेश्चन लिखो एक तत्व की कोशिका की संरचना, एक तत्व की कोशिका की संरचना बीसीसी है। एक तत्व की कोशिका की संरचना बीसीसी है तथा कोशिका की कोर की लंबाई कोशिका की कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। कोशिका की कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि
ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम, ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। ठीक, आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है क्वेश्चन, या आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए भाई। अगला प्रश्न लिखिए, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा मतलब कॉपर, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 इंटू 10⁻⁻8। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 इंटू 10⁻⁻8 कोष्ठिका कोर के साथ कोष्ठिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठिका के रूप में कोष्ठिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एफसीसी एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक अन्य प्रयोग में तांबे का घनत्व तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक अन्य प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट है सबका। क्वेश्चन उतार लिया सबने? क्वेश्चन के बारे में थिंक करना है, दोनों के बारे में। एक और दूंगा अभी तो तीसरा क्वेश्चन भी लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखो, सिल्वर एजी, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। आपको कल बताया था मैंने सीसीपी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक क्लॉज पैकिंग, जो कि एफसीसी ही है। याद रखना है आपको, कहीं सीसीपी मिल जाए तो इसका मतलब ये मत सोचना कि ये कौन सी एकक कोष्ठिका आ गई, अरे वो एफसीसी ही है भाई, ध्यान रखना। एजी सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि
एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई, पता चला कि इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। पता चला कि इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई कितनी है? 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। ब्रैकेट में लिख देंगे, यदि Ag का परमाणविक द्रव्यमान, Ag का परमाणविक द्रव्यमान कितना हो? 107.9 U यूनिफाइड। ये भी आपको 11th में बताया गया था। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, AMU के बराबर 107.9 U है। लो भाई, 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको। तीनों क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करने हैं। तीनों के आंसर बताऊं क्या? बताने की जरूरत नहीं है, बुक के हैं तीनों क्वेश्चन। बुक के पेज नंबर 20 और 21 पर, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, पेज नंबर 20 और 21 पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। ये हमारा जो डेंसिटी वाला फॉर्मूला है उस पर रिलेटेड है। तीनों को आप सोल्व करके देखेंगे, बिना देखे। देख करके सोल्व नहीं करना है, नहीं तो आप कॉपी मार लो। कॉपी नहीं मारनी है, आपका दिमाग लगाना है, वहां से सोल्व करना है। समझ में आ गई क्या बात? बोले भाई, कर लेंगे क्या? चलो बहुत बढ़िया बात है, कर लेंगे। एक क्वेश्चन अभी करने हैं आप, आपको दे रहा हूं मैं। ये 3 आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन अभी करना है आप लोगों को। क्वेश्चन, एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में, एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास, इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। तो इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई क्या होगी? तो इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई क्या होगी? लो भाई, आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 1 मिनट का समय दे रहा हूं। जो जो कर ले अच्छी बात है। सेंटीमीटर में आंसर निकालना है।
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पिकोमीटर। एक और बता देता हूँ, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर, और सेंटीमीटर में 10 की घात -10 सेंटीमीटर। अब तो पूरा ही फॉलो कर दिया भाई, आंसर निकाल दो, 1 मिनट है आपके पास। हो गया क्या? हो गया क्या भाई क्वेश्चन? जल्दी से जवाब दें। घनी निबिड़ संकुलित संरचना होती है CCP यानी FCC। सूत्र है √2a बराबर 4r। क्या निकालना है आपको? a निकालना है, तो a बराबर 4r/√2। r का मान ये रहा, 4 × 125 × 10 की घात -10 बटा 1.414 बराबर आंसर 353 × 10 की घात -10 सेंटीमीटर आंसर। चलो, टाइम क्यों लग रहा था? बोलो भाई, आगे है क्या? जवाब दें। समझ में आ गया क्या? एक बार आंसर मैच कर लेना, हो सकता है ये गलत हो, पर आप ये गुणावाद सही कर लेना। आगे बढ़े, बोलो भाई। अरे भाई FCC है, FCC में तो √2a होता है, BCC में होता है √3a बराबर 4r, FCC में होता है √2a बराबर 4r, और SCC में होता है a बराबर 2r। ये याद रखना जरूरी है। और ये CCP घनी है, निबिड़ संकुलित संरचना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही क्या कहते हैं हम? FCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका घनत्व वाला टॉपिक। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे और आगे जाकर के। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, निबिड़ संकुलित संरचनाएं। हेडिंग डालेंगे, निबिड़ संकुलित संरचनाएं या ठोसों में निबिड़ संकुलन।
ठोसों में निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग, इंग्लिश में बोले तो क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ये हेडिंग है। तो देखो भाई, जो ठोस होते हैं वो इस प्रकार से, हम ठोसों में निबिड़ संकुलन की बात कर रहे हैं यानी क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं कि एक क्रिस्टल जालक में जो सॉलिड के जो परमाणु होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित। तो देखो, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। वे किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। क्यों? क्योंकि वो ठोस है। ठोस में हमने पढ़ा है, ठोस के अवयवी कण या परमाणु बहुत पास पास पाए जाते हैं, जबकि द्रव में थोड़े दूर होते हैं और गैसों में और ज्यादा दूर होते हैं। यानी उनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? बहुत प्रबल होता है। इसलिए यह इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। तो इस प्रकार से जो निबिड़ संकुलन होता है, इनकी व्यवस्था के आधार पर वो 3 प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? एक तो है एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक द्विविमीय निबिड़ संकुलन और एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार के निबिड़ संकुलन हमको पढ़ने हैं, एक विमा में, द्विविमा में, त्रिविमा में। और एक विमा, द्विविमा, त्रिविमा क्या होती है, इन सबसे आप पहले से ही भली भांति परिचित हैं। एक विमा मतलब एक ही अक्ष की बात करेंगे, एक सीधी पंक्ति की बात करेंगे। द्विविमा का मतलब उसी के नीचे अगर एक और पंक्ति बन जाए, फिर एक और बन जाए, एक और बन जाए, ये सब क्या है? द्विविमा। और त्रिविमा का मतलब जो हमने एक ये बनाई है विभिन्न प्रकार की पंक्तियां, उसके ऊपर अगर हम एक और ऐसी की ऐसी ही विभिन्न बॉल्स रख दें तो वो क्या होगी? त्रिविमा। तो उन व्यवस्थाओं को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक, लिखेंगे इसके अंदर निबिड़ संकुलन में। ठोसों में अवयवी कण, लिखो इसमें, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। ठोसों की यह व्यवस्था उनका निबिड़ संकुलन कहलाती है, यानी क्लोज पैकिंग कहलाती है। ठोसों की यह व्यवस्था उनका निबिड़ संकुलन कहलाती है। ठोसों की यह व्यवस्था उनका निबिड़ संकुलन कहलाती है। अवयवी कणों को कठोर गोले मानते हुए, अवयवी कणों को कठोर गोले मानते हुए निम्न पदों में त्रिविमीय संरचना का निर्माण किया जा सकता है। निम्न पदों में त्रिविमीय संरचना का निर्माण किया जा सकता है। निम्न पदों में त्रिविमीय संरचना का निर्माण किया जा सकता है। पहला पद है एक विमा में निबिड़ संकुलन। एक विमा में या एक विमी भी कह सकते हैं, निबिड़ संकुलन। हेडिंग डालेंगे
एक विमा का मतलब क्या होता है? 1D, 1 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग, हेडिंग डाल देंगे। तो देखो भाई, हम जानते हैं 1D में जो कठोर गोले हैं उनको व्यवस्थित करने की केवल एक ही विधि होती है, वो भी क्या है? एक दूसरे से स्पर्शित करवाते हुए, एक दूसरे से टच करवाते हुए कठोर गोलों को व्यवस्थित किया जा सके। इसको ही हम एक विमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं, क्योंकि निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होगा? क्लोज पैकिंग, पास पास रहेंगे, और एक विमा की बात कर रहे हैं तो एक सीधी पंक्ति ही मिल सकेगी, तो यही क्या कहलाएगा? एक विमा में निबिड़ संकुलन, यानी स्पर्श कराना होगा। तो लिखेंगे इसके लिए, लिखो 1D संरचना में, 1D संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल 1D संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक ही विधि है। गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक ही विधि है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। किसकी तरह? जैसे आप जानते हैं ट्रेन में जब पहले ट्रेनें चलती थी तो क्या होता था, उसमें जो सवारियां बैठती थी ना, तो जब मात्रा ज्यादा आ जाती थी जनसंख्या की, तो वहां पर एक दूसरे को टच किए हुए, एक सीट जो 3 जनों की होती है, एक सीट उस पर 3 की जगह 6 जने बैठते थे एकदम टच किए हुए, तो वो हो गया सॉलिड। और रिजर्वेशन डिब्बे में दूर दूर बैठते हैं हम, तो वो लाइक एज ए लिक्विड। तो सॉलिड में हमको इस तरह का कंजेस्टेड वातावरण मिलता है, एक दूसरे से टच किए हुए, एकदम टच से मस्त। अब तो रिजर्वेशन चालू हो गया भाई ट्रेनों में, इसलिए अब ये वाली समस्या क्रिएट नहीं होती है। सब नरेंद्र मोदी द्वारा सब प्राइवेट हाथों में जाने में लग रहा है, हर चीजें धीरे धीरे इसका क्या होने वाला है? विकास होने वाला है। ठीक, तो देखो वापिस आओ, हमने लिखा यहाँ पर कि 1D संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि होती है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए व्यवस्थित किया जाता है, यानी इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। और ऐसे व्यवस्था में आपको क्या देखने को मिलता है? हमें यह देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक गोला, प्रत्येक अवयवी कण, प्रत्येक परमाणु कितने गोलों को टच किए हुए हैं? जवाब दें भाई, प्रत्येक परमाणु कितने गोलों को टच किए हुए हैं? जल्दी से जवाब दें। 2 गोलों को। यही यहां पर यही प्रश्न आता है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में उपसहसंयोजन संख्या का मान क्या होता है? आंसर आएगा 2। उपसहसंयोजन संख्या का मतलब भी यहाँ पर, जैसे हम जो हमने नवा चैप्टर पढ़ा था, वहां उपसहसंयोजन संख्या क्या थी? वहां थी कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड सहसंयोजक बंध बनाएंगे वो उपसहसंयोजन संख्या होगी। और यहाँ उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी? जिस गोले को जितने परमाणु या जितने गोले चारों ओर से टच किए हुए हैं त्रिविम में, वही उनकी उपसहसंयोजन संख्या होगी। तो यहाँ पर प्रत्येक परमाणु को कितने परमाणु टच कर सकते हैं? केवल और केवल 2। अतः इसकी उपसहसंयोजन संख्या भी कितनी होती है? 2। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, आगे लिखेंगे, कंटिन्यू। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला, लिखो आगे, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला
दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है, दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है, दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। अतः इस व्यवस्था की उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, अतः इस व्यवस्था की उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 2 होती है। उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये डायग्राम बना ले भाई, गोलों वाला, एक दूसरे से टच करवा के गोले बनाने हैं। कितने भी बनाओ आपकी मर्जी, लेकिन एक पंक्ति में बनाने हैं, दूसरी पंक्ति में नहीं बनाने। बना लो डायग्राम। बन गया? तो हम परिभाषित भी करेंगे उप सहसंयोजन संख्या को। नीचे स्टार पॉइंट बना के हेडिंग डालो, उप सहसंयोजन संख्या। नीचे स्टार पॉइंट बना करके उप सहसंयोजन संख्या की परिभाषा लिखेंगे हम केवल, क्योंकि पहले जो उप सहसंयोजन संख्या की हमने परिभाषा लिखी थी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली थी, वो लिगेंडों और धातु परमाणु वाली थी। ये किसके आधार पर लिखेंगे हम? निबिड़ संकुलन के आधार पर ठोसों में देखेंगे हम। ठीक, लिखो इसके अंदर किसी अवयवी कण के निकटतम उपस्थित गोलों की संख्या, किसी अवयवी कण के निकटतम उपस्थित गोलों की संख्या या परमाणुओं की संख्या उस कण की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। किसी अवयवी कण के निकटतम उपस्थित गोलों की संख्या उस अवयवी कण की क्या कहलाती है? उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। समझ में आ गई क्या बात? बोलो भाई। एक विमा में निबिड़ संकुलन, क्या आप सभी को समझ में आ गया क्या? ठीक, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड हेडिंग डालेंगे 1 के बाद 2, द्विविमा में। सेकंड हेडिंग डाल देंगे द्विविमा में निबिड़ संकुलन या द्विविमीय निबिड़ संकुलन या 2D में निबिड़ संकुलन। द्विविमा में निबिड़ संकुलन। अब देखो भाई, द्विविमा में जो निबिड़ संकुलन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। तो पहले द्विविमा का अर्थ समझ लें। द्विविमा का अर्थ देखेंगे भाई, ये परमाणुओं की जब एक पंक्ति थी, गोलों की जो एक पंक्ति थी, तो ये तो क्या था? एक विमा में निबिड़ संकुलन था, क्योंकि एक ही अक्ष को निरूपित कर रहा था। मैंने इसी के नीचे एक और पंक्ति बना दी, देखो इस तरह से। अब ये द्विविमा में हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि एक्स एक्सिस भी नजर आ रही है हमको और वाई एक्सिस भी नजर आ रही है, तो 2 एक्सिस को निरूपित कर रहा है। चाहे अब नीचे और पंक्तियां कितनी बन जाए तो भी द्विविमा ही रहेगा, चाहे इधर कितना ही आगे बढ़ जाए तो भी द्विविमा ही रहेगा। तो ये कहलाता है द्विविमा में निबिड़ संकुलन। यह 2 प्रकार का होता है।
एक तो होता है वर्गाकार और एक होता है षटकोणीय। क्यों और कैसे होता है इसको समझें हम पहले, फिर लिख लेंगे एक साथ। देखना, हमने जो गोलों की जो व्यवस्था की है, आप देख सकते हैं गोले के जस्ट नीचे गोला आ रहा है। देखो, गोले के जस्ट नीचे गोला आ रहा है। ये तीसरी पंक्ति भी मैंने क्या की है, गोले के जस्ट नीचे गोला बनाया है। सब एक दूसरे को टच किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। समस्त गोले एक दूसरे को टच किए हुए हैं। ये वाला संकुलन कहलाता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। किसमें? 2D में। द्विविमा में वर्गाकार निबिड़ संकुलन ये वाला कहलाता है। क्यों कहलाता है, किस लिए कहलाता है, ये अभी समझेंगे। एक बार षटकोणीय को भी समझ लें। देखो, ये हमने परमाणुओं की एक पंक्ति बनाई, ठीक, इसके नीचे दूसरी पंक्ति बना दी। लेकिन जो दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं, हमने गोले के जस्ट नीचे नहीं रखे। गोले के जस्ट नीचे गोला रखा है, यहां पर देखो, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने जो दूसरी पंक्ति का गोला रखा है वो कहाँ रख रहे हैं? इसके रिक्त स्थान में, यहां पर देखो, आप देख सकते हैं दूसरी पंक्ति के गोले कहाँ रखे जा रहे हैं? उनके रिक्त स्थानों के मध्य रखे जा रहे हैं। फिर तीसरी पंक्ति के गोले फिर जो रिक्त स्थान बन रहे हैं उनमें रखे जा रहे हैं। अंतर है भाई दोनों में? दोनों में अंतर नजर आ रहा है क्या? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दो अक्षों को ये भी निरूपित कर रहा है और ये भी कर रहा है। लेकिन यहां पर गोले के नीचे गोला है, लेकिन यहां पर गोलों के जो अवनमन थे, रिक्त स्थान थे, उनमें गोला प्रवेश कर रहा है द्वितीय पंक्ति। इस प्रकार का संकुलन कहलाता है 2D में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब क्यों कहलाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप चेक करो, क्या यहां पर प्रत्येक गोला यहां पर कितने गोलों को टच कर रहा है? इसका जवाब देंगे। इस संरचना में प्रत्येक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है या करेगा? 4 गोल, ठीक। और यदि मैं उनके केंद्रों को मिलाऊं, जैसे मान लो मैंने इस गोले को पकड़ा, ये अवयवी कण हो गया, ये इन चारों को टच कर रहा है, और मैं इनके अगर केंद्र बिंदुओं को मिलाऊं तो मिलाने पर क्या वर्गाकार संरचना का निर्माण होता है क्या? इनके गोलों, जो जिस गोले को अन्य गोले निकटतम टच कर रहे थे, उनके केंद्र बिंदुओं को मिलाने पर क्या वर्गाकार संरचना का निर्माण होता है? और होता है। इसलिए यह क्या कहलाता है? 2D में वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब यहां देखेंगे षटकोणीय। मुझे बताओ प्रत्येक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है? बोलो, प्रत्येक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है? 6 गोलों को। ठीक है भाई, जैसे इसको मैच कर लेते हैं। हमने इस गोले को देख लिया, ये गोला इसको 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 और इसको टच कर रहा है। इनके केंद्र बिंदुओं को जब मैं मिलाता हूं तो मिलाने पर क्या एक षटकोण का निर्माण होता है क्या? यदि होता है तो यह षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाएगा द्विविमा में, और यह वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहलाएगा द्विविमा में। और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। क्या ये दोनों चीजें आप सभी को समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया बात है। ये है आपका द्विविमा में निबिड़ संकुलन, जिसके बारे में आप हमको लेना भी है और समझना भी है। अब यहाँ पर आप एक बात और देखेंगे कि
यहां देख सकते हैं आप कि यहाँ गोले के जस्ट आगे गोला आ रहा है इधर, और नीचे भी देख सकते हैं आप गोले के जस्ट नीचे गोला आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, ये तो होती है क्षैतिज, ये क्या कहलाती है? क्षैतिज व्यवस्था। यानी हॉरिजॉन्टल। और ये जो दिख रहा है ऊपर से नीचे, इस अलाइनमेंट, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, यानी वर्टिकल। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो आप देख सकते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन की एक विशेषता होती है कि यहाँ पर क्षैतिज अलाइनमेंट भी उपस्थित होता है और ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट भी उपस्थित होता है परमाणुओं की व्यवस्था में। मगर आपको यह अलाइनमेंट यहां देखने को नहीं मिलेगा, यानी यहां पर यह जस्ट नीचे नहीं आता है क्योंकि अवनमनों में स्थान ग्रहण करता है। तो यहां पर जो ये वाला अलाइनमेंट है, ये कौन सा अलाइनमेंट हुआ? अपना वही क्षैतिज, और ये है आपका ऊर्ध्वाधर। तो हम क्या कहेंगे? षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्षैतिज अलाइनमेंट उपस्थित, क्षैतिज व्यवस्था क्या है? उपस्थित है, लेकिन ऊर्ध्वाधर अनुपस्थित है। लेकिन ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट भी आपको कहां मिलेगा? एकांतर क्रम में उपस्थित मिलेगा। कौन सा अलाइनमेंट? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर व्यवस्था किसमें उपस्थित है भाई? एकांतर क्रम में उपस्थित। देखो आप, एकांतर क्रम का मतलब ये पहली लाइन, दूसरी लाइन मैंने छोड़ दी, ये तीसरी लाइन। देखो इस गोले के नीचे ये गोला आ रहा है क्या? इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, मतलब क्या ये डायग्राम थोड़ा सा ये बड़ा गोला बन गया, इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा होगा, लेकिन आप अच्छे से देखें, गोले के नीचे एकांतर क्रम में गोला आएगा, गोले के नीचे एकांतर क्रम में गोला आएगा, अर्थात ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट उपस्थित। क्षैतिज तो दोनों में उपस्थित है, लेकिन ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट केवल यहाँ उपस्थित है, यहाँ नहीं है। यहाँ किस में उपस्थित है? एकांतर क्रम में उपस्थित होता है। यह भी याद रखने की बात है, जिसको ये बातें क्या ही एग्जाम तो ये बातें भी हमको याद होनी चाहिए कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में ऊर्ध्वाधर व्यवस्था प्रेजेंट नहीं होती है। अगर प्रेजेंट होती है तो एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है, उपस्थित होती है। क्लियर है क्या भाई सभी को बात? बोले, बोला भाई, ये सब बातें क्लियर है सभी को? ठीक, तो आपने केवल हेडिंग डाला है अभी तक, आपने हेडिंग डाला है द्विविमानीय निबिड़ संकुलन। इसमें लिख देंगे इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। इसमें लिखेंगे इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला हेडिंग डालेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे द्विविमानीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। पहला हेडिंग डालेंगे द्विविमानीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। तालिया हेडिंग सभी ने, द्विविमानीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, यानी हम पहले इसकी बात करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम इस पंक्ति को ए पंक्ति माने, दूसरी पंक्ति भी सेम इसी के नीचे आ रही है, यानी ये भी ए प्रकार की होगी, ये भी ए प्रकार की होगी। देखो गोले के नीचे जस्ट गोला है, तो इस संकुलन को ए ए ए टाइप संकुलन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोले के जस्ट नीचे गोला आता है। लेकिन यहां नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पर केवल ये पंक्ति और ये पंक्ति एक जैसी है, ये पंक्ति इन दोनों पंक्तियों से भिन्न है। अतः मैं इसको यदि ए पंक्ति कहूंगा तो मुझे इसको बी पंक्ति कहना पड़ेगा, और तीसरी पंक्ति को वापस
एक पंक्ति कहना पड़ेगा, अर्थात इसको हम ए बी प्रकार कहेंगे। क्या क्या ये बात भी आप सबको समझ में आ गई क्या? बोलो, क्या आपको ये बात भी समझ में आ गई क्या कि इसको हम ए प्रकार कहेंगे और इसको हम ए बी प्रकार कहेंगे? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों अलाइनमेंट उपस्थित है, जबकि यहाँ पर केवल और केवल क्षैतिज अलाइनमेंट उपस्थित है, ऊर्ध्वाधर नहीं। और ऊर्ध्वाधर उपस्थित है तो एकांतर क्रम में उपस्थित है, इसलिए इसको ए बी प्रकार भी कह सकते हैं। इन सब चीजों को आपको लिखना है। इसका मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आपको मैंने समझा दिया है दोनों, मतलब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अभी बनाए नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इनकी थ्योरी पहले आप दोनों की लिखेंगे, मैं आपको फोटो भेजूंगा इसका आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां वो थ्योरी आप लोग मेंशन कर लेंगे, दोनों वर्गाकार की भी और षटकोणीय की डायग्राम से भी भेज दूंगा। फिर भी आप इन दोनों को फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें अभी।